हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा और आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट सेकंड के पॉइंट ए संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक वीडियो पहले से पार्ट 1 बना दिया है। अब इसमें हम पार्ट बी विश्व व्यापार संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं देखा है तो आप उसे जाकर जल्दी देख लें। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया है और उसकी वहाँ पे नोट्स भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड हैं। और इस यूनिट में हम विश्व व्यापार संगठन के कार्य, उद्देश्य और जो वो ब्रेटन वुड प्रणाली थी उसके अंदर कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए थे और उनके कार्य क्या थे, IMF के कार्य क्या थे, WB के कार्य क्या थे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो गैट था वो गैट आखिर है क्या और उसका क्या अस्तित्व रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना और इसे एंड तक देखना। तो ये जो आपके लिए ये बहुत पेपर में हेल्पफुल वीडियो रहेगी और आप इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में जाकर आराम से इसकी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। और अगर आपको पॉलिटिकल के यूनिट फर्स्ट एंड थर्ड के भी नोट्स चाहिए तो वहाँ पे मैंने उसकी वीडियो ऑल्सो प्रोवाइड आपको करवा रखी है, तो आप वहाँ जाकर उसे विजिट करके देख लें। अब हम देखते हैं कि आखिर विश्व व्यापार संगठन है क्या। इसे हम ये जान लेते हैं कि इसे हम WTO के नाम से भी जानते हैं, इन इंग्लिश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा संगठन होता है जो व्यापार के कानूनों को बनाता है और उसे लागू करता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये जो संगठन है वो गैट के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। जैसे कि हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो किसका उत्तराधिकारी था, वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी था। इसी प्रकार जो ये विश्व व्यापार संगठन है ये भी जो है ना वो गैट का उत्तराधिकारी है, जिसे हम इंग्लिश में GATT के नाम से लिखते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और अब हम गैट के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो गैट की स्थापना की गई थी वो द्वितीय विश्व के बाद की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार करने के लिए, और उसके उसके लिए एक क्रियाशील प्रणाली भी बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो था ना, यूनियन नेशन ने 1947 में फैसला व्यापार और रोजगार के पक्ष में लिया था। इस फैसले के अनुसार हवाना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जो था ITO की स्थापना की गई थी। और जो ये ITO था ना इसे 1948 के बाद से गैट के नाम से जाने जाना लगा था। और गैट के बाद 1995 में ये WTO के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इट मीन्स ये इसके उत्तराधिकारी के रूप में बन गया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसकी फुल फॉर्म बता दी है। और WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। आप जैसा WTO को अभी देखते हैं वो हमेशा से ऐसे रूप में नहीं रहा था। आपने देख ही लिया कि उसका नाम जो पहले था आखिर में वो किस नाम से जाना जाता था, गैट के नाम से जाना जाता था। और जो ये गैट था ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था और इनके जो सदस्य की जो संख्या थी वो 150 थी। और जो प्रत्येक निर्णय ना सभी सदस्य ले सकते थे, ये नहीं था कि किसी एक सदस्य के कहने पर वो चीज़ कार्य हो जाएगा, वो निर्णय सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें सभी सदस्यों को सहमति से किया जाता था। उसमें जो भी सब निर्णय लिए जाते थे वो सभी सदस्यों की सहमति से लिए जाते थे। परंतु जो अमेरिका और EU के बारे में आपने पढ़ा है, EU मतलब यूरोपीय संघ, जो हमने 12th क्लास में पहले भी जान रखा है, तथा जापान जैसी जो बड़ी शक्तियाँ थी वो विश्व संगठन में व्यापार के नियमों को इस प्रकार बनाने में सफल हो गई थी जिससे उनके हित सत्य हो, मतलब वो उसको एक तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में रख सकती थी, जिसके कारण उनका भला होगा, ना कि किसी और देश का, और ना ही वो चीज़। इस कारण से हम इसे एक तरीके से विकासशील देशों की अधिकतर शिकायत रहती थी इसी कारण से कि इस संगठन की कार्यविधि है जो वो पारदर्शी नहीं है, तथा बड़ी जो शक्तियाँ होती थी, बड़ी आर्थिक शक्तियाँ, उन्हें ये एक तरीके से उनके लिए ये यूज़फुल है, ना कि जो विकासशील देश हैं उनके लिए ये ज़्यादा मतलब अच्छी है, ऐसा ये कुछ लोगों का मानना था। आइए अब हम विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं कि उसके क्या उद्देश्य रहे हैं।
डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य ये रहा है कि जो हमारे ऊपर जो टैक्स लगते हैं उनको कम से कम लगाकर और जो मुक्त व्यापार है उसको बढ़ावा दें, ना कि ज़्यादा टैक्स लगा के और हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवरोध पैदा कर सकें। वो ये चाहता है कि हमारे जो व्यापार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो भी अवरोधकों को हम कम कर कर और मुफ्त व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। सेकंड उद्देश्य उसका ये है कि जो समूचे विश्व के जीवन स्तर में प्रभावी वृद्धि हो। अब आप ये जानते ही हैं कि अगर हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, एक हमारे देश में विदेशी मुद्रा का निर्माण ज़्यादा होगा। विदेशी मुद्रा इट मीन्स हमारे पास ज़्यादा रहेगी, तो उसके कारण जो हमारे जो जीवन स्तर है उसमें भी तो मतलब वृद्धि होगी ना। कि ऑफ कोर्स सी बात है कि हमारा जो जीवन स्तर है वो बहुत अच्छा और प्रभावी हो जाएगा। और थर्ड उसका उद्देश्य ये है कि जो विश्व में जितने भी रोजगार के अवसरों में मतलब रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की जाए। इससे क्या होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर बढ़ेगा तो जो बाहर की जो कंपनियां हैं वो हमारे देश के अंदर आकर भी व्यापार करेंगी, तो उससे जो रोजगार हैं, जो जॉब्स मिलने के जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज हमारे देश के अंदर आएंगी तो उस फैक्ट्री में लोगों को काम करवाने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब काम करवाने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो उससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलने लग जाएंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनके जीवन स्तर में तो ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी ही होगी। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ के ये उद्देश्यों के रूप में रहा है कि हाँ, हमारा फोकस किस चीज़ पे कि रोज़गार में अवसरों में वृद्धि करना, जीवन स्तर में भी वृद्धि करना और जो मुक्त व्यापार है उसमें भी बढ़ोतरी करना। और उसका एक ये भी उद्देश्य रहा है कि जो सतत विकास है, सतत विकास का मतलब क्या होता है कि हम जो अपने संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि जो आने वाले भविष्य में जो पीढ़ी है वो भी उस प्रकार का उस संसाधनों का यूज़ कर सके। तो वो इस अवधारणा को भी मजबूत करना चाहती थी। आइए अब हम ब्रेटन वुड्स प्रणाली के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली थी, ये आप जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद विश्व में व्यवस्था सही से चले और जो शक्ति है वो व्यवस्थित तरीके से रह सके, व्यापारिक व्यवस्था सही करना, एक दूसरे को सहयोग करने देने आदि पर जोर दिया गया था। और अमेरिका सहित जो मित्र राष्ट्र ने ब्रेड वुड नामक संस्था बनाई थी, जो इस सम्मेलन में ना संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन और 42 अन्य देश, इट मीन इनको कुल मिलाकर 44 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में ब्रेटन वुड्स और न्यू हैम्पशायर के छोटे से रिसोर्ट शहर में मुलाकात की थी। और ये ब्रेटन वुड नामक संस्था बनी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो 3 आर्थिक संस्थाओं का निर्माण हुआ था। पहली आर्थिक संस्था थी IMF, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इट मीन इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और सेकंड जो आर्थिक संस्था बनी थी उसका नाम था विश्व बैंक, इट मीन्स वर्ल्ड बैंक, जिसे हम WBB कहते हैं। और थर्ड थी ITO, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम कहते हैं। और जो ब्रिटेन वुड प्रणाली, इसका कार्य जो था ना वो युद्ध उपरांत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और जो मौद्रिक प्रणाली थी उसका संस्थागत वास्तुकला तैयार करना। इट मीन जैसा कि आप जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम कितना हमारा नुकसान हुआ था, हमारे देश के लोगों का या उनके पैसों का या उनके सामानों का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसके बाद क्या था उसका मोटिव कि हमारे देश में कैसे भी जो आर्थिक स्थिति है उसको सही कर सके। तो इसके लिए जो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसमें यही डिसाइड हुआ था कि इसमें है ना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मतलब बैंक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक संस्थागत तैयार करेंगे ना, संस्था तैयार करेंगे, संगठन ऐसा तैयार करेंगे जो इसे सुचारू रूप से वो कर सके, एक तो कंटिन्यू कर सके, जिससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी आगे चलकर सही हो जाएगी। आइए अब हम एक एक करके इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके कार्यों के बारे में जानते हैं कि आखिर में इनके कार्य क्या हैं। जैसे हम पहला है IMF, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। ये एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखभाल करता है और ये संगठन 1945 में अस्तित्व में आया था और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन में है। वर्तमान में इस संगठन में 189 सदस्य देश हैं और ये IMF के कार्यकारी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कोष का संचालन एक बोर्ड ऑफ द गवर्नर द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक सदस्य देश में एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर से मिलकर बनता है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य क्या क्या हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमएफ राज्य को भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए एक छोटी अवधि के लिए, इट मीन्स ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, एक शॉर्ट टाइम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। दूसरा इसका ये कार्य यह था कि महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अवस्था जो अर्थव्यवस्था थी उसके टुकड़े हो गए थे, तो ये उसको सुधार और आर्थिक विकास की मतलब मजबूत करना चाहता था, पूंजी निवेश को प्रदान करना चाहता था परियोजनाओं के लिए। तो ये चीज़ करना चाहता था कि जो आर्थिक स्थिति है उसको हम सुधार सके कैसे ना कैसे करके। इसका तीसरा कार्य था कि व्यापार को बढ़ाने में ये हेल्प करता था। वो कैसे? अब देखिए कि जो आईएमएफ था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुविधा देता था। ये वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हेल्प करता था, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए हेल्प करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा या उच्च रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा, मतलब इस टाइप से ये इनकी हेल्प करता था। तो ये क्या करता था, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधा और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा था। तो ये इसका एक ये भी कार्य बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। इन पॉइंटों को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप अपने व्यूज़ में इसको समझकर और इन पॉइंटों को विस्तार पूर्वक लिखने का प्रयास करेंगे। इससे पेपर में आपको ही फ़ायदा होगा और किसी को नहीं। तो इसलिए एक बार इसको आप समझें अच्छे से और उसके बाद इसको अपने व्यूज़ से लिखने की कोशिश करें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अब हमने आईएमएफ जिसका निर्माण ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम करते हैं विश्व बैंक। आखिर विश्व बैंक है क्या और इसका कार्य क्या है? तो जो ये विश्व बैंक है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसे हम इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक जैसे कहते हैं ना, कि जिसमें पैसों का लेन देन होता है, वो वैसा संस्थान है। जब भी कोई परियोजनाओं के लिए विश्व के सभी आवश्यक प्राप्त देशों को ऋण प्रदान करने के लिए हेल्प करता है। ये विश्व बैंक एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का साझेदार संगठन है। और ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस समय ना विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी ना उसको बहुत भारी क्षति हुई थी, जिसके चलते ना 1945 में युद्ध के मतलब जो 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, आप तो ये जानते ही हैं। तो उसके बाद है ना इसी क्षतिग्रस्त जो हुआ था ना हमारे देश में, जितना भी नुकसान हुआ था उससे निपटने के लिए ना अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर ध्यान देने के लिए हमें किसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की जरूरत पड़ने महसूस होने लग गई थी। तो उसी समय जो IBRD का गठन हुआ था 1945 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान, जिस टाइम पे हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही इसका गठन भी हुआ था। तो इसी वजह से ना जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और जो वर्ल्ड बैंक है इसे हमें ना ट्विंस मतलब ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं, मतलब कि ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है इसे। जो ये IBRD है इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास, इन इंग्लिश इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसकी ये फुल फॉर्म है। और जो इसका गठन हुआ था वो 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही हुआ था। जो ये विश्व बैंक की जो गतिविधियां थी ना वो मुख्य रूप से ना जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश का मतलब होता है जो अभी डेवलप्ड नहीं हुए, विकसित नहीं हुए, अभी उनका विकास चल ही रहा है। जैसे विकसित देश तो हो गए अमेरिका, जिनका डेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बट जो हमारा जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब विकासशील देश होते हैं। तो ये बोला जाता है ना कि जो इनकी सारी गतिविधियाँ वो मुख्य रूप से ना विकासशील देशों से संबंधित है। जैसे कि ना ये बैंक मानवीय विकास, शिक्षा संस्थान व कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा में कमी, इन सब चीज़ों के लिए ये कार्य करता था। यह अपने सदस्य देशों को आसान कर्जा और अनुदान देता था, परंतु जो अधिक निर्धन जो देश हुआ करते थे ना उनसे ये कर्जा और अनुदान वापस लिया भी नहीं करता था, इतने से वो वापस उनको चुकाने नहीं पड़ते थे। जो इनके अधिक निर्धन देश जो होते थे उन्हें ये चुकाना भी नहीं पड़ता था। अब हम देखते हैं कि WB अर्थात विश्व बैंक के उद्देश्य क्या रहे हैं। आपने पहले जैसे देखा है, मैं एक बार आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगी। जो पीछे था IMF, उसका आपने क्या देखा था कि जहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था वो क्या था, वो राज्यों को भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए क्या करता था, एक शॉर्ट टाइम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता था। वहीं जो ये WB है, जो ये विश्व बैंक है, इसके द्वारा राज्यों को आर्थिक विकास के लिए एक लॉन्ग टाइम इट मीन्स लंबी अवधि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। और इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि जो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना था, जैसे कि आपने पहले भी देख ही लिया आखिर में। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने में भी ये हेल्प करवाता था। विश्व बैंक का यह भी कार्य था कि वह अपने सदस्य देशों को या किसी भी देश को समस्या के समय उनको मतलब ऋण प्रदान करने में यह उनकी हेल्प करता था।
था नहीं, ये अभी भी है। मेरे मुंह से ये था निकल रहा है, बट इट मीन्स ये अभी भी उनकी ये हेल्प करता है। मतलब जो भी अगर उनसे आर्थिक विकास की सहायता प्रदान करने में उनकी हेल्प करता है, व्यापार को प्रोत्साहन देने में उनकी हेल्प करता है, और ये दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने में भी हेल्प करता है। अब वो कैसे? ये जो विश्व बैंक है, ये पिछड़े हुए सदस्य देशों के उत्पादन साधनों को बढ़ाकर और उनका व्यापारिक संतुलन ठीक करने कर कर है ना, ये उनकी व्यापार को बढ़ाने में हेल्प करता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और ये युद्धकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसको शीतकालीन अर्थव्यवस्था में बदलने का भी काम करता है। जब विश्व बैंक जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था, तो इसका ये जो तत्कालिक उद्देश्य यह भी था ना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब समाप्ति के बाद है ना, ये शीघ्रता पूर्व सदस्य देशों को युद्धकालीन अर्थव्यवस्था से परिवर्तित करके और जो मतलब शांत अर्थव्यवस्था में लाना चाहता था, मतलब संतुलित जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये स्थापित करना चाहता था। इसका ये उद्देश्य था। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जो ये IBRD था, जो हमने ऐसे पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था, वो जो वर्ल्ड बैंक था ना, ये इसी का ही नाम है, वर्ल्ड बैंक का ही नाम है ये IBRD। तो इसलिए आप इसको कंफ्यूज मत होना कि ये जो है ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक ही हैं, बस इसका नाम है जो ये IBRD की जगह ये डब्ल्यू बैंक मतलब WB हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं इसे। इसमें मैंने लिखे हुए पॉइंटों से और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताए हैं, तो आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें, क्योंकि मैंने इसके अंदर लिखे नहीं है, इसमें मैंने शॉर्ट टर्म में लिख दिया है, शॉर्ट वे में लिख दिया है। तो आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जो ये यूनिट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इससे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो इस यूनिट को आप ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ें, तो ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसे क्योंकि ये चैप्टर ही इतना वास्ट था कि मुझे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ा, इस वजह से ये जो वीडियो ये थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जा रही है, परंतु फिर भी आप इसे कंप्लीट देखें, क्योंकि जब आप इसे कंप्लीट देखेंगे तो इसे आपको अच्छे से समझने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आइए अब हम गेट और WTO के बारे में थोड़ी और बातें जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो WTO था, विश्व व्यापार संगठन, वो किसका उत्तराधिकारी था? वो गेट का उत्तराधिकारी था। गेट के उत्तराधिकारी के तौर पर ही तो वो आया था ना। और जो ये विश्व व्यापार संगठन था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो वैश्विक व्यापार के कानूनों को निश्चित करता था। और जब द्वितीय विश्व व्यापार के दौरान व्यापार को कठोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तभी जो अंत संबंध देशों ने द्वितीय विश्व के बाद उदार विश्व व्यवस्था को अपनाने की सोची थी। और इसी कारण रोजगार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 53 देशों ने भाग लिया था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन गठित करने हेतु एक चार्टर पर जो साइन करवाए थे ना, वो करवाए थे। परंतु अमेरिका कांग्रेस ने हवाना चार्टर, इस चार्टर का नाम हवाना चार्टर था, इस हवाना चार्टर का ना अमेरिका ने कभी भी समर्थन नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ था कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अस्तित्व में नहीं आ पाया था उस टाइम तक। इसके साथ साथ 23 देश जिनेवा में व्यापार रियासत के लिए व्यापक बातचीत जारी करने के लिए सहमत हो गए थे, जिन्हें गेट में शामिल किया गया। और इस बात पर 30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए और 1 जनवरी 1948 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी, मतलब प्रशुल्क मतलब विदाउट मतलब टैक्स, मतलब कम टैक्स के संबंधी गेट लागू कर दिया था। वहीं विश्व व्यापार संगठन गेट का उत्तरवर्ती संगठन है। गेट एक मंच था, जो गेट था वो एक ओनली मंच के तौर पे सामने आया था, जहां सदस्य देश समय समय पर एकत्रित होकर विश्व व्यापार की समस्याओं को वार्तालाप करते थे। परंतु जो WTO था ना, वो एक सुव्यवस्थित और स्थायी विश्व व्यापार की संस्था थी, जिसकी एक कानूनी हैसियत थी। इसके साथ ही यह विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय कोष के समक्ष महत्वपूर्ण है। मतलब जो गेट था वो तो एक मतलब स्थित भी नहीं था और ना ही स्थायी रूप से वो आया था, ओनली एक मंच के तौर पे काम कर रहा था। परंतु जो WTO था वो एक मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी कानूनी हैसियत थी और ये ना एक स्थित व्यवस्था थी, स्थायी विश्व व्यापार संस्था थी एक। परंतु गेट ऐसा नहीं था, जहां ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के 2 स्तंभ विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF
की सफलतापूर्वक स्थापना हो गई थी। इन दोनों संस्थाओं ने बेखूबी काम करना शुरू कर दिया था, मतलब अच्छे से इन्होंने अपना काम भी करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं जो आईटीओ था, आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह भी अपनी पूर्ण अवस्था में ही समयग्रस्त हो गया था। मतलब ये अपनी अभी ये उत्पन्न ही नहीं हुआ था कि वो उसके साथ ही साथ ये समाप्त हो गया। अब इसके समाप्त होने का कारण क्या था? अब हम देखते हैं कि जो ये आईटीओ था उसके समाप्त होने का कारण क्या था। जैसे कि आपने देखा कि जो था ना, ये आईटीओ, ये ना संयुक्त राष्ट्र संघ, जो यूनाइटेड नेशन था, उसके अंग के रूप में भी काम करता था। जैसे कि हमने जाना था कि जो यूनाइटेड नेशन थे उसके 6 अंग थे, तो ये उस रूप में भी कार्य करता था। और जो इसका ये चार्टर था, जो ये संविधान, चार्टर को हम एक तरीके से संविधान बोलते हैं, तो जो इसका चार्टर था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस संगठन में ना ओनली व्यापार से संबंधित कोई कार्य नहीं था कि हाँ व्यापारी ओनली, इसमें रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और सेवाओं से विषय में भी मतलब विषय शामिल थे। ये इन सब के ऊपर भी वर्क करता था। और इस चार्टर पर सहमति के लिए हवाना में जो एक सम्मेलन हुआ था ना उस 1948 में, परंतु जो हवाना चार्टर में ना अनुमोदन के काफ़ी पहले वर्ष 1946 में ही ना 23 देशों ने आपसी बातचीत के आधार पर तटकरों को हटाने और उनको बांध देने का निर्णय ले लिया था। और इनके साथ ही कुछ सदस्य देशों की सरकारें, जिसमें अमेरिका प्रमुख था, उसने इस चार्टर पे साइन ही नहीं किया था, मतलब पुष्टि ही नहीं की थी कि हाँ ये अच्छा है कि नहीं है। इस वजह से ना 1950 में जब अमेरिका ने इस हवाना चार्टर को स्वीकार करने से अपनी असमर्थ, मतलब उसने इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई इस चार्टर में ना, तो इस कारण से जो इसकी औपचारिक तौर पे ना इस चार्टर को मृत घोषित कर दिया गया कि हाँ ये चार्टर कुछ है ही नहीं, ये जो आईटीओ ये संघ कुछ माना ही नहीं गया, इसको इम्पोर्टेंस दी नहीं गई इस कारण से, क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर साइन, मतलब इसने अपनी सहमति नहीं दर्शाई थी। इस वजह से इस चार्टर को मृत घोषित कर दिया गया था। आइए अब हम गेट और डब्ल्यूटीओ के बारे में, डिफरेंस के बारे में पता करते हैं कि आखिर इसमें अंतर क्या था। वैसे मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवाना चाहूँगी कि गेट की फुल फॉर्म क्या थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और वहीं डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें आखिर में डिफरेंस क्या थे? जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो ये गेट था वो ओनली एक मंच के तौर पे सामने आया था, और परंतु जो ये डब्ल्यूटीओ था ना वो एक स्थायी संस्था के रूप में सामने आई थी। और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो विश्व व्यापार जो संगठन था, मतलब वो एक प्रसार मात्र ही नहीं था, वो बल्कि इसको स्थापित करके आया था गेट को। इसमें एक डिफरेंस तो ये है कि जो गेट है ना वो नियमों तथा बहुपक्षीय समझौतों का संग्रह था, जिसके पास कोई संस्थानिक आधार नहीं था। परंतु जो डब्ल्यूटीओ था ना वो एक स्थायी संस्था थी, जिसके पास अपना खुद का सचिवालय भी होता था, और गेट के पास ऐसा कुछ नहीं था। इसमें दूसरा अंतर यह है कि जो गेट था ना वो ओनली वस्तु व्यापार पर ही लागू होता था, मतलब वस्तु व्यापार से ही रिलेटेड इसका काम था। परंतु जो डब्ल्यूटीओ था ना उसमें वस्तु व्यापार के अतिरिक्त सेवा व्यापार, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदाधिकार पर भी लागू होते थे इसकी जो रूल्स रेगुलेशंस थे। तीसरा डिफरेंस इसमें यह था कि जो गेट का संबंध है ना ओनली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न मामलों के नियमन से था, जबकि जो डब्ल्यूटीओ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका समझौते की कार्यप्रणाली और निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विस्तार राजनीतिक स्तर तक है। इसका संबंध इस चीज़ से भी था। इसमें एक यह भी डिफरेंस है कि जो गेट की तुलना में जो डब्ल्यूटीओ की जो विवाद निवारण प्रणाली थी, जो डब्ल्यूटीओ था उसकी जो निवारण प्रणाली थी ना किसी भी विवाद को निपटाने की, वो बहुत अधिक तीव्र हुआ करती थी और स्वयं और किसी भी तरह बाधित नहीं होने वाली थी। परंतु जो गेट था ना उसके समय में ये जो प्रणाली थी वो बाधित भी हो सकती थी, पर डब्ल्यूटीओ के टाइम पे ये विवाद प्रणाली बहुत अधिक तीव्र काम भी करती थी और ये बाधित भी नहीं हो सकती थी। इसमें यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस माना गया है। मैंने इसमें आपको टोटल 4 डिफरेंसेस के बारे में बताया है कि गेट और डब्ल्यूटीओ में 4 डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब ये जो चैप्टर है वो हमारा होता है समाप्त। अब इसमें हम इसके क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे पेपर के टाइम पे। तो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, डब्ल्यूटीओ क्या है और विश्व व्यापार संगठन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को समान अवसर देता है, इसकी विवेचना कीजिए। जैसे कि आपने ये देखा कि ये मैंने क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर आया था ना उसमें से आपको देखकर बताया है। अब अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा तो आप इसका आसानी से आंसर दे पाएंगे।
आपका इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आपकी मर्ज़ी हो तो करें, वरना लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।